हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में जो हम पढ़ रहे थे, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से मोस्टली, और इस वजह से क्वेश्चन ऑलरेडी वैसे भी पूछे गए और इम्पोर्टेंट है, प्रेजेंट में इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर में भी रहेगा। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, तो पहले तो अभी ये देख लें कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है क्या। देखो, एक तो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कब बनी थी? 2016 में बनाई थी। उर्जित पटेल कमेटी आई थी, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा लास्ट में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे उर्जित पटेल कमेटी के बारे में। तो उर्जित पटेल कमेटी के जो रिकमेंडेशन आई थी उसके बाद ये बनी थी। तो ये एक एक्ट आया था, एक्ट तो ऑलरेडी है ही है। कौन सा एक्ट? आरबीआई एक्ट 1934 जो एक्ट है ना, उसके अंडर इसको बनाया गया था। तो क्या जो भी चीज एक्ट के अंदर बनती है उसको पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि जो एक्ट के अंदर बनती है वो स्टैट्यूटरी होती है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जो 2016 में, ये फैक्ट याद रखना चाहिए, 2016 में स्टैब्लिश की गई थी। क्योंकि ऑलरेडी एक फैक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड, जो जैसे वो बैंक रेट जो वगैरह होते थे ना, उससे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों बनाई गई थी ये? देखो, इसका बनाने का रीजन क्या था कि भाई जब गवर्नमेंट और जैसे 1992 जो एलपीजी आया, एलपीजी के बाद से हमारे एक सिस्टम हमारे यहाँ अभी भी मिस्टेकन चल रहा था और थोड़ा वीक चल रहा था कि हमें ना पॉलिसी जो है वो बराबर, या टारगेट जो है इन्फ्लेशन का, प्राइस का, वो मैनेज नहीं कर पा रहे। कई बार लो चला जा रहा है, कई बार काफी हाई जा रहा है, और इसका बराबर डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और गवर्नमेंट कभी इंटरवेन ज़्यादा कर लेती क्योंकि हमारे पास एक ऑर्गेनाइज प्रॉपर है नहीं, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो रहा है। तो उसके लिए एक डिसीजन लिया गया, उर्जित पटेल कमेटी बनाई गई थी 2014 में। और 2014 में उन्होंने रिकमेंडेड दी कि भाई देखो, आप एक ऐसी कमेटी बनाओ तो आप वो आपको एक इंडिपेंडेंटली, जिसमें आपके भी मेंबर हो, आरबीआई के हो, वो सोच होंगे, ठीक है, स्पेशलिस्ट होंगे, वो इसमें डिसीजन लेंगे और ये थोड़ा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए बनाई थी। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि भाई देखो, प्राइस जो है ना, हमेशा ये थोड़ा मार्केट में जो चीज़ों का प्राइस है वो कैसे मैनेज करेगा, ये इसका सोचने का काम है। और प्राइस के साथ साथ, प्राइस मतलब इन्फ्लेशन, जो सिंपल भाषा में प्राइस के साथ साथ ग्रोथ को भी ये मैनेज करना है कि भाई हाँ, सोचे दिमाग में कि भाई ग्रोथ भी ऐसे नहीं है कि हम ज़्यादा प्राइस कम कर दे तो फिर ग्रोथ को इफेक्ट कर दे, थोड़ा ग्रोथ को भी दिमाग में रखना है। लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इसका कि भाई प्राइस हमारा बढ़ना चाहिए। दूसरा, अब अगर हम बात करें, आपको समझ में आ गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या थी, ठीक है। अब पहले इसके फंक्शन देख लेते कि भाई क्यों बनाई थी, इसका क्या काम था। तो था कि इसका मतलब, इसको बनाने था कि पॉलिसी जो रेट है ना, पॉलिसी रेट मतलब रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है वो अभी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। तो एक सिंपल में बताता हूँ, रेपो रेट मतलब ये होता है जिससे कॉमर्शियल, ये जो आरबीआई होता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये किसी भी कॉमर्शियल बैंक को पैसे देता है उधार, ठीक है, मनी लैंड करता है उसको इंटरेस्ट पे। भाई मान लो कि हम आप पे 4% या 2% का इंटरेस्ट लगाएंगे, आप इतने पैसे ले रहे हो, हम 2% का इंटरेस्ट लगाएंगे पैसों पे। तो ऐसे रेपो रेट वगैरह के भाई कितना इंटरेस्ट लगाना है, 4% लगाना है, 5% लगाना है, तो ये डिसाइड करना किसका काम है? मॉनेटरी पॉलिसी, एमपीसी का काम है, ठीक है। दूसरा, ये देखो, रेपो रेट लैंड टू कॉमर्शियल बैंक। दूसरा है इन्फ्लुएंस द इंटरेस्ट रेट अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री को फिर इफेक्ट करेगा। क्यों? जब ये बैंक इतने में देगा तो वो बैंक, दूसरे जो कॉमर्शियल बैंक है वो भी लोगों को कितने में लोन देगी, तो पूरे देश की जो है इन्फ्लेशन और प्राइस को ये इफेक्ट करेगा, बोरोइंग वगैरह जो होगी उस सबको इफेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा इसका क्या था कि इन्फ्लेशन जो होता है ना, मतलब वही प्राइस, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस को टारगेट करना है। इसको एक मैंडेट किया गया था कि भाई आप प्राइस जो है ना, इसको गवर्नमेंट, ये क्या कौन देता है, ये गवर्नमेंट क्या करती है हमेशा। देखो, गवर्नमेंट हमेशा 5 साल के अंदर एक टारगेट दे देती है कि भाई आपका जो इन्फ्लेशन है ना भाई, इसने और इनके बीच में रहना चाहिए। तो बीच में कितना है, मान लो 2 इधर 2 इधर, 4 जो है, 4 बना के रखना है। हाईएस्ट 6 हो सकता है, कम हो सकता है 2, मतलब इस सर्कल के बीच में रहना है। एक टारगेट कौन देती है? गवर्नमेंट। और इसको पूरा करना और इसको इम्प्लीमेंट करना कौन करता है? आरबीआई। टारगेट तो गवर्नमेंट देती है इसको कि भाई इतना होना चाहिए, आप इतना रखना है, बाकी हमें पता नहीं आप कैसे रखोगे, वो आपका काम है। तो ये होता है कि इन्फ्लेशन विथ स्पेसिफाइड रेंज, ठीक है। तो करंट अभी जो वर्तमान में जो है ना, प्रेजेंट में, वो है 4% जो है जनरली, प्लस माइनस करते हैं तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6% हो सकता है, ये जो प्रेजेंट का है टारगेट, ठीक है। दूसरा, ये तो हो गया हमारे फंक्शन की बात। एक फंक्शन ये होता है कि पॉलिसी को अनाउंसमेंट करता है कि भाई देखो,
ये क्या पॉलिसी रहेगी, आरबीआई की कॉमर्शियल बैंक में क्या पॉलिसी रहेगी, ये जो है हर 2 महीने में, एवरी 2 मंथ्स मीट्स, मतलब हर 2 महीने में एक बार मिलती है। ये कमेटी के जो लोग हैं हर 2 महीने में एक बार मिलते हैं और ये पॉलिसी को डिस्कस करते हैं कि भाई हमारे अभी जो पॉलिसी चल रही है उसमें क्या कमियां है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में वगैरह कैसे हमें और कोई इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ये हर 2 महीने में मिलकर डिसाइड करते हैं। और वो इसको कौन गवर्न करता है, इसको प्रेजाइड करता है कौन, गवर्नर करता है। एंड दूसरा पॉलिसी डिसीजन वगैरह उसके रीजन में क्या लिए गए वो सब पूरा डिटेल में रिटर्न में देते हैं वापस। अब ये इसको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो क्या है इसमें, है ना, कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। कंपोजिशन ऑफ द एमपीसी कितने मेंबर होंगे, 6 मेंबर है। इसके अंदर होते हैं 6 मेंबर। 6 मेंबर मतलब देखो 6 में 3 हो गए, 3 हो गए, 3 कहाँ से, आरबीआई से, और 3 कहाँ से, 3 है गवर्नमेंट से। क्यों, देखो भाई ये बात है कि भाई जब ये कंपोजिशन हुआ है ना 6% का, तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई हमारा भी तो कुछ मोटिव है ना, हम इलेक्शन जीत के आ रहे हैं, हमने भी तो पब्लिक को कोई मैनिफेस्टो दिया था, हमने भी कोई वादे किए तो उनको भी फुलफिल करना है। अब भाई आपका तो काम है प्राइस स्टेबिलिटी, अगर आप प्राइस स्टेबिलिटी के और प्राइस को मेंटेन करने के चक्कर में ग्रोथ के कुछ इफेक्ट हो गया, या फिर हमारे जो हमने प्रॉमिस किया था उसको इफेक्ट हो गया, तो फिर हमारा तो लूट गए, अगली बार कौन देगा वोट। तो ऐसा हम होने देंगे नहीं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए जो है उन्होंने कहा कि भाई देखो हमारे जो है ना, हम भी 3 बंदे उसमें रखेंगे, आधा आधा रखेंगे। भाई हमारे पास कोई है कि ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट के पास कोई काम है वो उनको पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है कि भाई हम कैसे मैनेज करनी, आप करो, लेकिन हमारे एटलीस्ट 3% रहेंगे ना वो इसके अंदर रहेंगे, ताकि वो ये है कि हमारा भी इंटरेस्ट जो है ना, हमारा इंटरेस्ट कहीं वायलेट ना हो, गवर्नमेंट का कोई मैनिफेस्टो जो होता है, गवर्नमेंट का मोटिव कोई वायलेंट ना हो, इसलिए रहते। तो उसको एक होता है कि भाई जो जनरल जो सहमति बनी और उसके बाद 3-3 हो गए, तो जो 3 मेंबर होते हैं ना, 3 मेंबर होते हैं आरबीआई गवर्नर को इंक्लूड करके, इंक्लूड आरबीआई गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर जो मॉनेटरी पॉलिसी का इंचार्ज होता है, और एक कोई आरबीआई का ऑफिसर। ये हो गए 3 मेंबर, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और कोई आरबीआई का ऑफिसर। 3 मेंबर जो कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो कोई एक्सपर्ट हो या इकोनॉमिक फाइनेंस बैंकिंग से रिलेटेड हो उनको करती है। दूसरा, जो हर मेंबर होता है ना, उनका एक वोट होता है। अगर ये मीटिंग होगी, मान लो कि एवरी 2 मंथ इट्स हेल्डिंग ना, तो एक मीटिंग में जो डिसीजन लिया जाएगा ना, जो डिसीजन होगा वो मेजोरिटी पे होगा। कैसे होगा, एक मेजोरिटी पे डिसीजन लिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि भाई हाँ गवर्नर के कह दे ये कर देते हैं और दूसरा मेंबर ये एग्री नहीं है तो फिर के नहीं ऐसा नहीं। तो मेजोरिटी पे मान लो कि 6 मेंबर है, 5 मेंबर है, गवर्नर का जो वोट है ना, सेम ऐसे गवर्नर का वोट नहीं पड़ता है। गवर्नर का वोट जो होता है वो सिर्फ कैसे होता है, कास्टिंग वोट होता है। अभी देखेंगे कास्टिंग कैसे, मतलब कि मान लो कि 5 मेंबर है, अब उसमें से मान लो कि ऐसे डिसीजन बराबर नहीं बन रहा है उनमें, ठीक है, डिसीजन बराबर इधर उधर बट रहा है, तो डिसीजन नहीं बन रहा, तो गवर्नर फिर क्या करेगा, एक वोट करेगा कि देखो भाई या 2-3 हो रहे, यहाँ भी 2 हो रहे, कभी इसका भी नहीं हो रहा, तो मैं भी इसको करके इसको 3 से 4 कर देता, ताकि उसका मेजोरिटी आ गई। 4 कर दिया, इसको मेजोरिटी आ गई, तो मेजोरिटी आ गई, कास्टिंग वोट किया। जब ये इनमें फैसला बराबर नहीं हो रहा था, तो अपना जो एक वो कहता है कि आरबीआई गवर्नर कहता है कि अब मेरा भी डिसीजन है, आप देख लो। तो ये फाइनल पे जब इनमें जब कोई सहमति नहीं बनती है, तो गवर्नर जो होता है वो अपना वोट करता है, कास्टिंग वोट कहते हैं। तो इसे डिसीजन लिया जाता है इनमें, ठीक है। अब देखो, अब है एक उसका, देखो इसका फोकस क्या रहता है, किसके लिए मैंडेट किया गया है, इसका फोकस क्या है। इसका जो फोकस क्या है, बैलेंस इन्फ्लेशन कंट्रोल, हमने देखा ऑलरेडी, हालांकि देख चुके हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी देख रहा है। इस पे क्या करेगा, इन्फ्लेशन प्राइस को मेंटेन करने की कोशिश करेगा कि भाई इन्फ्लेशन के लिए 2 महीना वो से जो है वो इसके मैक्सिमम है, ठीक है। तो मिनिमम 2 है और जो 6 है वो है इसका मैक्सिमम है। दूसरा, डोमेस्टिक जो है वो, और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो दोनों, डोमेस्टिक मतलब ये कि बिजनेस जो होते हैं ना भाई, कि कंट्री के अंदर क्या बिजनेस हो रहा है, वो बिजनेस भी अच्छा ग्रोथ होना चाहिए। दूसरा भाई, ग्लोबल जो एक्सपोर्ट भी बढ़ना चाहिए इंडिया का,
इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ग्लोबल क्या है कि एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हमने इतने इन्फ्लेशन जो है इतनी कम कर दी तो इंडिया के प्रोडक्ट इतने महंगे हो गए तो एक्सपोर्ट होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो बाहर में महंगे बिकेंगे। अगर बाहर वो महंगे रूप में जाएंगे तो वो वहाँ कोई खरीदेगा नहीं। कैसे कि मान लो वो इन्फ्लेशन हम आगे देखेंगे, लेकिन अब मैं सिंपल बता देता हूँ। मान लो जैसे कि ये कि अभी जैसे वो डॉलर का हमने देखा, पीपीपी में देखा, डॉलर जैसे 1 रुपये बराबर 80 रुपये। एक डॉलर जो है उसके बराबर 80 रुपये मिलते हैं। अगर कोई $1 देगा तो उसको 80 रुपये दिया जाएगा इंडियन रुपीज़। अगर मान लो इन्फ्लेशन जो है कम हो जाता है, मतलब इंडियन जो वैल्यू है रुपये की वो बढ़ जाएगी। यानी अब जो है वो 70 रुपये बराबर $1 है। अब वो 70 रुपये में कोई चीज़ बेचेगा, मतलब सोचो ना, पहले 80 रुपये की कोई चीज़ अब वो मार्केट में बेचेगा और $1 बराबर तो 70, पहले तो उसको $1 ही देना पड़ता था, अब उसको $1 से ज़्यादा देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो पहले था ना, पहले मतलब ये था कि 80 रुपये तक की चीज़ जो थी वो $1 में आ जाती थी। अब क्या है, अब 70 रुपये की चीज़ $1 में आ रही है, और जो पहले जो 80 रुपये की चीज़ थी वो तो $1 में आ रही थी। अब लेकिन डॉलर तो 70 रुपये बराबर हो गया, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा, यानी पॉइंट में कुछ और देना पड़ेगा उसको डॉलर के अलावा। तो चीज़ महंगी होगी तो क्यों खरीदेंगे? तो ये भी एक ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी मेंटेन करना है। दूसरा है एक्सचेंज रेट जो है, एक्सचेंज रेट का जो कैसे, मतलब ये एक्सचेंज रेट मतलब ये आपने डिस्कस किया ना, इसी को कहेंगे एक्सचेंज रेट। ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करना चाहिए, ये सब एक दूसरे से लिंक है। फिजिकल पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट कैसे करनी है गवर्नमेंट की, तो वो फिजिकल पॉलिसी में वही जो इंटरेस्ट रेट है कैसी रहेगी, ताकि वो जो इन्वेस्टमेंट है, बोरोइंग है, वो कैसे चलता रहे। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि ये हो गया। अब उसका हमने देखना है कि इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा। अभी हम इसमें थोड़ा देखेंगे कि देखो इम्पैक्ट क्या है। एमपीसी एक्शंस डायरेक्टली इम्पैक्ट इकोनॉमिक वेरिएबल। अभी मान लो कि ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ा दिया तो लोन कौन लेगा? नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन तो घटेगा लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ भी रुक जाएगी। ठीक है, और लोन कोई नहीं लेगा क्योंकि लोन महंगे हो जाएंगे। भाई अगर आरबीआई है वो ज़्यादा लोन महंगा दे रही है कॉमर्शियल बैंक को, तो कॉमर्शियल बैंक भी तो ज़्यादा देगा। भाई कॉमर्शियल बैंक जो लोग हैं, आम पब्लिक को, कॉमर्शियल बैंक भी तो ज़्यादा देंगे, पैसे में देंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट लगेंगे। अब ज़्यादा इंटरेस्ट लगेंगे तो कोई आदमी सोचेगा, भाई जब कभी देखेंगे बाद में फ्यूचर, हमारे पास तो मान लो 1 लाख रुपए था, अब उनका इंटरेस्ट वगैरह बन के तो ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, तो चलो रहने दो, हमको बिजनेस नहीं करेंगे अभी। अब नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन तो घटेगा लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाएगी। और ऐसे ही अगर ये सस्ता लोन दे रहे, मान लो कि ये अगर सस्ता लोन दे रहा है तो क्या होगा? अगर ये सस्ता लोन दे रहा है तो लोग, ये बैंक क्या करेंगे, ये और सस्ता देंगे। तो इससे क्या, लोग सोचेंगे भाई बैंक से तो पैसे आ रहे हैं, ले लो फटाफट, जितने आ रहे हैं लेंगे। तो ये क्या करेंगे, मार्केट में लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ गए, चीज़ें जो है डिमांड कम है। मान लो डिमांड, अब मान लो सीधी सी बात है, डिमांड कैसे है, आपके पास 100 रुपये है, आपके दोस्त के पास 50 रुपये है। अब आपका दोस्त आपका दुश्मन बन चुका है, मान लो एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब दुश्मन बन चुका है। अब दोनों जने, एक जने साथ आंसू आप भी निकले, वो भी सामने से निकला, मार्केट में गए तो देखा नहीं आपने, वो इश्क मूवी आती थी पहले, तो उसमें कोलगेट के लिए कैसे झगड़ रहे थे। तो उसमें वो कह रहा है कि आप गए दुकान में, मान लो आपने कोलगेट खरीदने के लिए गए, ठीक है, आपको चाहिए कि वो भी एक ही है दुकान के अंदर, आप 2 कस्टमर हो, आपके पास 100 रुपये, आपके दोस्त के पास बेचारे के 50 रुपये। उसने कहा भाई साहब 40 रुपये का कोलगेट पेस्ट है, तो आपने कहा मुझे दे दो। दोस्त ने कहा कि भाई मैंने भी मांगा है, मुझे दो। तो उसने कहा भाई एक ही है मेरे पास, तो क्या करेंगे? तो उसने कहा कि देखो ये मुझे दे दो, मैं 45 रुपये दे दूंगा। आपके दोस्त ने कहा मैं 50 दूंगा। तो ये जो आपने क्या कहा, आपने कहा कि मेरे पास तो 100 रुपये, तो आपने कहा कि मैं है ना 60 रुपये दे दूंगा। ऐसे करके सोचो, जो 40 रुपये की चीज थी, आपके पास पैसे ज्यादा थे इसलिए आपने उसको 60 रुपये में खरीद लिया। नहीं, 20 रुपये क्या है, डिमांड ज्यादा होगी तो 20 रुपये बढ़ गए। यही कहता है इन्फ्लेशन बढ़ना। जब पैसे मार्केट में ज्यादा होंगे तो डिमांड कम, डिमांड तो एक ही है, पैसे ज्यादा होंगे तो लोग सोचेंगे मैं खरीदूंगा, मेरे पास पैसे है, इसकी वजह से जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है। दूसरा है क्या है, आरबीआई ड्राइवन मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस टू मोर ट्रांसपेरेंट। इसको ये बढ़ाने का ये रीजन ही था कि ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहे। ठीक है, कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग इन्वॉल्विंग बोथ एंड गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक। ये दोनों का ये है कि साथ में रहेंगे तो एक डिसीजन अच्छे से लिया जाएगा, ताकि गवर्नमेंट के भी इंटरेस्ट नहीं हो, इफेक्ट नहीं हो दूसरा। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो
इन्होंने गवर्नमेंट ने तो क्या बनाई, गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड में बनाई कि चलो हम आपको एमपीसी बना के दे देते, हम आपको करवा देते, स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी। अब मान लो तो कि भाई अब हमारे पास इतना टेंशन मत छोड़ना कि भाई इतनी ग्रोथ है, इतनी ग्रोथ है। अब आपको जो हमने टारगेट दिया, गवर्नमेंट ने टारगेट दिया, उसको मेंटेन करने चलना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये हुआ कि वो है, मान लो कि एक किसी साल में या जो 6% थी उसकी जगह हो गई 8% इन्फ्लेशन। यानी टारगेट तो 2 और 6 के बीच में था, 4, यानी मैक्सिमम 6 हो सकता था, लेकिन अब 8 हो गई, 8% इन्फ्लेशन होगी। अब क्या करेगी, फेल होगी, ऑब्वियस बात है फेल होगी। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब ये फेल के भी, ये कंटिन्यू 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स जो होता है ना, उनमें अगर ये ज़्यादा बड़ी रहती है तो मतलब फेल होगा, एक प्रकार का फेलियर है। तो यार क्या करना पड़ेगा, उसको एक रिटर्न में एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, रिटर्न में लिख के देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि एक पूरा डिटेल में, ठीक है, कि भाई कैसे हम फेल हो गए, कैसा टारगेट हमने रखा था, क्यों फेल हो गए, कैसे फेल हो गए, पूरा देना पड़ेगा। दूसरा है पर्पज करेक्टिव एक्शंस टू ब्रिंग इन्फ्लेशन बैक इन टारगेट। दूसरा ये वापस उनको श्योर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि हम जो है वापस इन्फ्लेशन को, टारगेट को इस टाइम और ऐसे ऐसे इतने टाइम के अंदर इस तरीके से हम उसको वापस बैक ले आएंगे इन्फ्लेशन को। और टाइम लाइन, वही टाइम लाइन में उनको बतानी पड़ेगी कि हम टारगेट को वापस कब अचीव कर लेंगे, ये उनको बताना पड़ेगा। दूसरा कंटिन्यूसली मेंशन इन्फ्लेशन इंश्योर प्रोग्रेस, वापस वो मेंशन करना पड़ेगा कि भाई कैसे कैसे हो रहा है, सब मेंशन करना पड़ेगा। अब जो मेन चीज जो रह गई है ना, हमने वो स्टार्टिंग में था, लेकिन मैंने कहा पूरा समझ लो तो क्या कि उर्जित पटेल की कमेटी जो है, उर्जित पटेल जो हमारे गवर्नर साहब है, उनकी कमेटी बनी थी 2014 में, उन्होंने रिकमेंडेड किया था, ठीक है। उनका टारगेट यही था, वही था कि भाई एक अच्छी फ्रेमवर्क बनाया जाए पॉलिसी के लिए, तो ताकि लोड भी कम हो जाए और एकदम वेल मेंटेन्ड रहे, इन्फ्लेशन टारगेट रहे, ठीक है। उसके लिए कमेटी, तो उन्होंने क्या रिकमेंडेड किया था, उन्होंने कहा था कि भाई फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन जो है टारगेटिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए हमारे पास, ताकि अच्छे से वो इन्फ्लेशन को लिए फ्लेक्सिबल, इनका कहने का मतलब ये कि आप बढ़ाओ ताकि फ्लेक्सिबल रहे, गवर्नमेंट के ऊपर ना रहे। प्राइमरी गोल जिसका ऐसा होना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे और ग्रोथ को भी सपोर्ट करे, मोस्टली इन्फ्लेशन कंट्रोल करे। दूसरा ये था कि ये जो है मतलब हर 2 महीने में एक बार मिलेगी, ऐसा कुछ चीज़ बनाओ जो मिलेगी, यानी कमेटी बना दो आप। दूसरा इनमें एक ये था कि जो पहले डिसीजन लिया जा रहा था ना, ये इंपॉर्टेंट, पहले जो डिसीजन उसमें आरबीआई गवर्नर जो है वो की रोल प्ले करता था मेन, कहीं ना कहीं। तो इससे क्या होता था, 1% का ज़्यादा रोल रहता था उसमें, वन साइड हो जाता था। तो इन्होंने ये कहा कि भाई अब देखो, गवर्नर जो है ना उसका कोई एकमात्र जो है, ओनली गवर्नर नो लॉन्गर सोलली जो है ना, विद आरबीआई गवर्नर एंड इंस्टीट्यूट 6 मेंबर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट सेटिंग। अब कहा कि भाई देखो, गवर्नर के अलावा ऐसा नहीं सिर्फ गवर्नर अब नहीं रहेगा, अब ऐसे 6 मेंबर है जो कलेक्टिवली जो है ना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, रेट कैसा होना चाहिए इन्फ्लेशन वगैरह टारगेट करने के लिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका फॉर्मेशन, उर्जित पटेल कमेटी, ठीक है, उसके वो कैसे फंक्शन करता है, उसमें कितने मेंबर होते हैं, फेलियर होने पर क्या करता है, उसका जो आई होप के पूरा समझ में आएगा। और आई होप ये कंप्लीट है किसके लिए, मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 2025 प्रीलिम्स के लिए। तो आई होप एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भेजिए, ताकि ये जो हम ऐसी सीरीज जब चलाएंगे जो मोस्ट एंड रिलेवेंट होगी 2025 प्रीलिम्स के लिए, उसको ही हम लेके आएंगे, तो सबको बेनिफिट मिले इसके लिए। तो आई होप कि आप चलाएं इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।